Hello friends, how are you? I hope you always fine. So welcome to my channel प्रोफेसर आप संस्कृत। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कारक के बारे में। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि क्या हिंदी और संस्कृत के दोनों कारक सेम होते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स जो हिंदी के कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं और संस्कृत के जो कारक होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी और संस्कृत के जो कारक होते हैं वो सेम नहीं होते, क्योंकि हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में 6 प्रकार के कारक होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती है हमारे मन में कि आखिर ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अर्थ क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कारक का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का अर्थ होता है करने वाला और कारक का परिभाषा होता है क्रिया की उत्पत्ति में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे ही कारक कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे ही कारक कहते हैं। किसी कार्य को उत्पन्न करने के लिए जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है, सबसे ज़्यादा मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। सिंपल सी है, 2 लाइन की है परिभाषा, आप सबको आशा करते हैं कि याद हो जाएगी, इसलिए मैंने आसान करके इसको लिखा है। आप बुक में या नेट पे सर्च करेंगे तो इतना आसान परिभाषा आपको नहीं मिलेगा और ये 100% सही परिभाषा है। इसको आप लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। तो सिंपल सा 2 लाइन है, आप याद कर लें। क्रिया की उत्पत्ति में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे ही कारक कहते हैं। किसी कार्य को करने के लिए जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। सिंपल सा है, 2 लाइन का है, आप याद कर लीजिए। और कारक के प्रकार कितने होते हैं संस्कृत में? कारक के प्रकार देख लेते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादानादि अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। षट् में 6 होता है और इतने जो हैं 6 प्रकार के कारक हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक इत्यादि, इतने क्या है? 6 प्रकार के संस्कृत के कारक हैं। इसको यहाँ पे हमने साफ साफ लिखा है, इसको आप नोट कर लें। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक, ये क्या है? ये 6 प्रकार के संस्कृत के कारक हैं। अब इसको एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर दबा दें। इससे क्या होगा कि फ्रेंड्स जो भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफाई किया जाएगा और सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन चला जाएगा फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी। तो देर ना करें, जल्दी से जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलिए विस्तार पूर्वक इसको समझते हैं। तो पहला क्या था हमारा कारक का भेद? कर्ता कारक। पहला क्या था? कर्ता कारक। तो चलिए फ्रेंड्स कर्ता कारक के बारे में पढ़ते हैं। तो कर्ता कारक का एक चिन्ह होता है, हर कारक का अलग अलग चिन्ह होता है कि मतलब कोई भी वाक्य दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि इसमें कौन सा कारक है, तो उसका चिन्ह नहीं रहेगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि कर्ता कारक है कि कर्म कारक है कि करण कारक है कि संप्रदान कारक है? कैसे पहचानेंगे? तो सबकी एक एक चिन्ह होती है जिसको हम विभक्ति कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, चिन्ह क्या है। तो कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। जिस वाक्य में ने आया हो वो कर्ता कारक होता है। इसका परिभाषा हो जाता है जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। राम ने रावण को मारा। रावण को मारना क्या है? कार्य करना है। और किसके द्वारा किया गया? राम के द्वारा। तो राम क्या है? कर्ता है, तो इसमें क्या हो गया? कर्ता कारक। राम ने रावण को मारा, ने क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह है, विभक्ति है। तो राम ने रावण को मारा, तो इसमें सिंपल सा है, आसानी से आपको समझ आ जाता होगा कि ने इसका चिन्ह है, कर्ता कारक का विभक्ति और ने इसमें है। राम ने रावण को, तो ने है तो राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सी विभक्ति है? विभक्ति चिन्ह ने है, तो कारक कौन सा होगा? कर्ता कारक। सिंपल सा उदाहरण है, तो ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरा कारक के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा कारक है कर्म कारक। तो कर्म कारक देखिए फ्रेंड्स, तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। जिस वाक्य में को रहेगा वो क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। इसका परिभाषा देख लेते हैं कि कर्म कारक की परिभाषा कि कैसे हम पहचाने कर्म कारक के वाक्य को। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वह वस्तु या व्यक्ति
जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया, गोपाल सीधा सीधा राधा को बुला लेता है। अब किसी को बीच में नहीं लाता है कि जाओ तुम राधा को बुला कर लाओ, तो गोपाल ने सीधा से जाया, बोला और राधा को बुलाया। तो क्या है इसमें, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है को। यहाँ पे गोपाल ने राधा को आया है ना, को बुलाया, राधा को बुलाया, किसने बुलाया, गोपाल ने। तो इसमें सिंपली समझ आ जाता होगा आपको कि क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता का सीधा प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है। गोपाल क्या है, कर्ता है। किसको बुला रहा है, राधा को, तो बुलाना क्या है, कार्य हो गया। तो राधा को किसने बुलाया, गोपाल ने। तो जिसमें वस्तु या व्यक्ति का मतलब कि कर्ता का सीधा प्रभाव क्रिया पे पड़ता है तो क्या हो जाता है, कर्म कारक होता है। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। और इसमें को आया है। जिस वाक्य में, सिंपली आप समझ लीजिए, जिस वाक्य में को आता हो विभक्ति चिन्ह, जो कि इसका कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, तो जिस वाक्य में को आएगा सिंपली सा है कि वो कर्म कारक हो जाएगा। वैसे उदाहरण है, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, रामू ने पिलाया पानी, किसको, घोड़े को आ गया। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, को। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा करण कारक। तीसरा कौन सा कारक है, करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होगा से या द्वारा, से या। चलिए इसके परिभाषा के बारे में जानते हैं करण कारक की। तो करण कारक की परिभाषा है, वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है। करण का अर्थ समझ लीजिए, करण किसे कहते हैं। पहले तो वह साधन जिससे क्रिया होती है, किसी क्रिया को करने का साधन, किसी काम को करने का माध्यम। जैसे हम लिख रहे हैं तो हमारे लिखने का साधन क्या है, पेन है। पेन क्या है, लिखने का साधन है। क्रिया क्या है, लिखना। तो किसी काम को करने का साधन जो होता है वो करण कारक है। हम लिखने की क्रिया कर रहे हैं पेन से, ये कौन सा कारक है, इसमें करण कारक है। किसी काम को करने का साधन, किसी काम को करने का साधन उसे करण कारक कहलाता है। किसी कार्य को करने का साधन मतलब वह साधन जिससे किसी कार्य को किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। सिंपली सी बात है। जैसे बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, या बच्चों ने गाड़ियों से खेला। तो किस चीज़ से खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, खेलने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन किस चीज़ से, किसके माध्यम से खेल रहे हैं, गाड़ियों के माध्यम से। किसी कार्य को करने का माध्यम, किसी कार्य को, कार्य है खेलना, करने का माध्यम क्या है, गाड़ी। बच्चे खेल रहे हैं, किस चीज़ से खेल रहे हैं, गाड़ियों से खेल रहे हैं। किसी कार्य के करने के माध्यम को हम क्या कहते हैं, करण कारक। जिस वाक्य में किसी कार्य को करने का माध्यम का आभास होता है, दिखता है, वो उस वाक्य में करण कारक होता है। जैसे बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं किस चीज़ से, गाड़ियों से। तो खेलने का माध्यम क्या हो गया, गाड़ी। खेलने का माध्यम हो गया गाड़ी, गाड़ियों से खेल रहे हैं, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। सिंपली से इसका परिभाषा है, वह साधन जिससे क्रिया होती है। वह साधन जिससे क्रिया होती है, तो साधन गाड़ी है, क्रिया हो रहा है खेलना। वह साधन जिससे क्रिया होती है वो करण कहलाता है। तो बच्चे खेल रहे हैं किससे, गाड़ी से। बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, तो खेलने का साधन गाड़ी है, तो क्या हो गया, इसमें कौन सा कारक होगा, करण कारक। वैसे ही पत्र को कलम से लिखा गया है, या हम यहाँ पे आपको लिख रहे हैं, कलम से पढ़ा रहे हैं। पत्र को कलम से लिखा गया है, तो किस चीज़ से पत्र को लिखा गया है, कलम से। लिखना क्या है, कार्य, किसी कार्य को करने का साधन। पत्र लिखने का साधन क्या है, कलम। तो इसका परिभाषा ही है कि किसी कार्य को करने का साधन जिस वाक्य में वो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो पत्र को कलम से लिखा गया है, पत्र को कलम से लिखा गया है। पत्र लिखना कार्य हो गया, कलम हो गया साधन। पत्र लिखने का साधन हो गया कलम, तो इसमें कौन सा कारक है, करण कारक। तो आशा करते हैं कि आप सभी को 3 कारक जरूर समझ में आ गए होंगे, कर्ता, कर्म, करण, और इसकी विभक्ति चिन्ह भी आपको आ गई होगी, अच्छे से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, इससे आपको नई वीडियो जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा।
जो भी नए वीडियो डाला जाएगा आपको आसानी से उस पर नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और इसका अगला भाग जो 3 ठो कारक बचा है, 6 कारक में हमने 3 कारक ही पढ़ाया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम 3 कारक को अपनी अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और जल्द ही हम इसकी अगला भाग अगली वीडियो में पढ़ाकर जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। पुनः फिर से मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो में।